चित्रलेखा उपन्यास का 10वां परिच्छेद। मृत्युंजय के उस आलोकित भवन का आलोक वैसा ही रहा। सजीवता में कमी अवश्य हो गई थी। अनावश्यक अतिथियों के चले जाने के बाद नाटक के प्रधान अभिनेता ही रह गए। योगी कुमारगिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, बीजगुप्त और श्वेतांक। केवल इन्हीं व्यक्तियों को मृत्युंजय ने रोक लिया था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद मृत्युंजय ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इतना कहकर उन्होंने यशोधरा की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा। बीजगुप्त के मुख का रंग उतर गया। चित्रलेखा मुस्कुराई। और मुझे पूर्ण आशा है कि वृद्ध मृत्युंजय की बात अस्वीकृत न होगी। मृत्युंजय के भावों की थाह प्रायः सब व्यक्तियों ने पाली थी। फिर भी बीजगुप्त ने कहा, देव, स्वीकार करना अथवा न करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर होता है। आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी होगा। मृत्युंजय ने कुछ देर तक सोचा। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। बीजगुप्त ने सुना और चित्रलेखा की ओर देखा। क्या उत्तर दे, वह यह निर्णय न कर सका। बात ठीक थी, पर साथ साथ बीजगुप्त के मतानुसार गलत भी थी, शास्त्र अनुसार नहीं। इस बार कुमारगिरी ने गंभीर स्वर में कहा, युवा, क्या शास्त्र अविहित भी विवाह हो सकते हैं? बीजगुप्त ने कहा, स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। कुमारगिरी हंस पड़े, पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री और पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण ले रहे हो। बीजगुप्त ने उसी गंभीरता से कहा, योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है, पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्र अनुसार नहीं हुआ है, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर मैं वास्तव में विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्र अनुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। जिस समय बीजगुप्त यह कह रहा था उसकी दृष्टि नीचे थी। मृत्युंजय ने कहा, बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर जिस समय लोक तुमको विवाहित कहता है उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूं कि विवाह पुत्र उत्पत्ति के लिए होता है और इसलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वह संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? वास्तव में बीजगुप्त ने इस पर विचार न किया था। बीजगुप्त ने इसका कोई उत्तर न दिया। यह उसके लिए बिल्कुल नई समस्या थी। मृत्युंजय इस बार चित्रलेखा की ओर मुड़े। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती हो। चित्रलेखा अभी तक मौन थी। इस बार उसने उत्तर दिया, आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है। मैं समाज अच्युत नर्तकी ही हूं। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वह करने को प्रस्तुत हूं जिससे बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना होगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? कुमारगिरी मुस्कुराए। बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मनः प्रवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। कुमारगिरी की इस बात से बीजगुप्त चहक पड़ा। उसने कहा, योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं
तो फिर मुझे क्यों बंधन में बंधने को बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का तो पालन करो ही। चित्रलेखा इस समय कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो फिर इसी समय मैं तुम्हारी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। इस बार चित्रलेखा हंस पड़ी। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है। योगी, तुम्हारे लिए विराग चाहे जितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में विचरना मेरे लिए असंभव सा है। अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूं और संसार भले ही उस क्षेत्र को पवित्र न माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वह क्षेत्र पवित्र है। उससे बाहर निकलने के अर्थ होते हैं दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना, और व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूं। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। कुमारगिरी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा कुमारगिरी को। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही इस बातचीत के गूढ़ महत्व को समझ रहे थे। एक यशोधरा ही ऐसी थी जो न कुछ अनुभव करती थी, न कुछ जानती थी और न कुछ समझती थी। उसने मृत्युंजय से कहा, पिताजी, रात्रि अधिक बीत गई है। वृद्ध मृत्युंजय ने अपनी पुत्र की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी और दूसरी दानवी थी। एक शांति थी और दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? जो कुछ तुम कर रही हो वह अपनी मनः प्रवृत्ति के अनुसार, और मैं यह भी मानता हूं कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या वह मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो, यदि ठीक मार्ग पर न हो, तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वह महान होगा। बात जिस ढंग से कही गई थी उसका चित्रलेखा पर प्रभाव पड़ा। बीजगुप्त बीच में बोल उठा, आर्यश्रेष्ठ, चित्रलेखा से ये कहना व्यर्थ है। बनना और बिगड़ना, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है और न बिगाड़ सकती है, और मैं अपने लिए यह कह सकता हूं कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ, पर चित्रलेखा बैठी ही रही। उसने कहा, आर्यश्रेष्ठ, तुम जो बात कह रहे हो वह ठीक हो या न हो, पर मुझे यह करना होगा, और यह करना होगा अपने लिए नहीं, वरन बीजगुप्त के लिए। इतना विश्वास रखो। चित्रलेखा ने यशोधरा की ओर देखा, और आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है। यह विवाह सबसे सुंदर होगा। इतना कहकर चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा सी पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा और यशोधरा का संबंध पक्का हो गया। बीजगुप्त उस समय द्वार के पास खड़ा था। चित्रलेखा, तुम्हारा कहना अनुचित है और यह मेरे लिए असंभव है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं। आर्यश्रेष्ठ, विदा। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन से बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। आर्यश्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा न मानिए। आवेश में आकर मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान खो बैठता है। उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी धारणा बना ले तो अनुचित है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूं कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा, और इस संबंध का होना आवश्यक भी है। श्वेतांक के साथ चित्रलेखा भी बीजगुप्त के पीछे पीछे चल दी। इन दोनों के चले जाने के बाद
मृत्युंजय को परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुआ। उन्होंने कुछ देर तक मौन रहकर कुमारगिरी से कहा, योगीराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि इस नर्तकी का बीजगुप्त पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यह अनुमान उचित है, और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है। इस पर कुमारगिरी मौन ही रहे। उनकी आंखें न जाने क्यों आप ही आप विशाल देव की ओर उठ गई। विशाल देव मन ही मन मुस्कुराया। मृत्युंजय ने फिर कहा, योगीराज, क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित होगा? प्रश्न यह है, चित्रलेखा कह गई है और जो कुछ वह कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना विश्वास है। फिर भी अब यह इच्छा होती है कि बीजगुप्त को छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा। इस बार कुमारगिरी बोले, चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने पर प्रस्तुत हो, और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए और कहा, मृत्युंजय, यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको न मिल सकेगा, यह समझ रखना।